साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड, जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था, ना कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से यह जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी, नीला समुद्र, सफेद रेत और हाई सिक्योरिटी बाउंड्रीज। लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यंग गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यह कोई मूवी सीन नहीं था, ये वो सच था जो बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया गया, कभी जॉब ऑफर्स का, और कभी हेल्प के नाम पर इस सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया। यहां पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटीज थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेज, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी लाइक सिक्योरिटी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था लॉ, कॉन्सेंट और जस्टिस। और इस पूरी नेटवर्क के सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक इमेज में एक बिलियनियर फाइनेंसियर और एलीट सोशल सर्कल का इनसाइडर कहा जाता था, लेकिन जिसकी असली पहचान सालों तक शैडो में रही। असल सवाल यह था कि इतने सालों तक यह सब ओपनली कैसे चलता रहा और किसी ने रोका क्यों नहीं। जब फ्लोरिडा के पाम बीच में कुछ टीनेज गर्ल्स ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई, तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह मामला सिर्फ लोकल क्राइम नहीं रहेगा। धीरे धीरे यह केस बदल गया एक ग्लोबल स्कैंडल में, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम फेलियर सब एक साथ टकराने वाले थे। और फिर आया साल 2019। जेफरी एप्स्टीन को फेडरल लेवल पर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी के सीरियस चार्जेस के साथ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन लड़कियों की आवाज सालों तक इग्नोर की गई थी, वे अब एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थीं जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक सीक्रेट आइलैंड से लेकर जेल सेल तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसकी मौत ने भी सच को दफन नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस बना दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और कैसे एक साधारण सा आदमी मनी, इन्फ्लुएंस और क्राइम के इस अंधे एम्पायर का मास्टर बन गया। साल 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, यहीं जन्म हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिजनेस एम्पायर और ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरुआत। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और मां एक स्कूल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी, जहां से आमतौर पर या तो एक नॉर्मल नौकरी निकलती है या एक शांत जिंदगी। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ अलग नहीं थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। ना कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई एलीट एमबीए। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। यही वो पहली मिस्ट्री है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। 1970 की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टीजियस प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये वही स्कूल था जहां अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और सीईओज के बच्चे। यहीं से एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। यहीं उसने सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा समय तक टीचर नहीं रहा। अचानक बिना किसी क्लियर पब्लिक एक्सप्लेनेशन के वो एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हो गया। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई और यहीं से उसकी लाइफ ने पूरी तरह डायरेक्शन चेंज कर लिया। सवाल आज भी वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री पॉसिबल कैसे हुई? 1980 तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लगा। लेकिन उसका काम एडवाइजर्स जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे, उसकी कंपनियां ओपेक थीं, यानी उनका कोई खास विवरण मौजूद नहीं था, और उसके ट्रांजैक्शंस ज्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट्स और शेल लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए होते थे। धीरे धीरे एप्स्टीन सिर्फ एक पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो बन गया एक्सेस प्रोवाइडर, एक ऐसा व्यक्ति जो रिच लोगों को रिच लोगों से मिलवाता था, पावरफुल लोगों को प्राइवेट स्पेस देता था और खुद को हर जगह
यूजफुल बना लेता था। यही यूजफुलनेस आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ा खतरा भी। पब्लिक इमेज में वो एक क्वाइट बिलियनियर था, कम इंटरव्यूज, कम स्टेटमेंट्स और ऑलमोस्ट जीरो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी लाइफ में बढ़ रही थी लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और वो सीक्रेट लोकेशंस जिनकी झलक बाहर की दुनिया को बहुत बाद में मिली। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक आदमी की सक्सेस स्टोरी नहीं रहती, ये बदलने लगती है एक ऐसे सवाल में जो आज भी अनआंसर्ड है। क्या जेफरी एप्स्टीन सच में सेल्फ मेड फाइनेंशियर था या फिर किसी और ही खेल का मोहरा? अब सवाल और भी सीरियस हो जाता है, जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना अमीर बना कैसे? क्योंकि जहां आम फाइनेंसर्स की वेल्थ साफ दिखाई देती है, कंपनीज, स्टॉक होल्डिंग्स, क्लाइंट्स, वहीं एप्स्टीन की मनी स्टोरी शुरू से ही ओपेक और कंफ्यूजिंग रही। पब्लिक रिकॉर्ड्स में ना तो उसके बड़े स्केल इन्वेस्टमेंट साफ दिखते हैं, ना ही ये पता चलता है कि उसने कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल अपनाया था जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 1970 के अंत और 1980 की शुरुआत में एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट में खुद को एक हाई लेवल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पोजीशन किया। वो दावा करता था कि वो केवल अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनके नाम पब्लिक में नहीं आते। यही पहला रेड फ्लैग था, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक नॉर्म होती है, लेकिन एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही सीक्रेसी पर टिका हुआ था। धीरे धीरे उसने ये इमेज बनाई कि वो सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, बल्कि टैक्स प्लानिंग, एसेट प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियल वेल्थ स्ट्रक्चर